नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नागाधीश। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। नाग कानून से ऊपर कोई नहीं होता, ना तो कोई इच्छाधारी नाग, ना ही नागद्वीप सम्राट और ना ही महात्मा कालदूत। नागों का कानून बताता है नाग संहिता, और इस नाग संहिता में लिखे सर्व संविधान के अनुसार फैसला सुनाता है नाग न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश नागाधीश। तुम्हारा अपराध सिद्ध हो चुका है नागराज। तुमने नाग शक्तियों का दुरुपयोग किया है, इसलिए तुमसे नाग शक्तियां छीनी जाती है। महानगर के ताज में जड़ा गया नवीनतम हीरा है अंडरग्राउंड मेट्रो। सतह से 27 मीटर नीचे बनी ट्यूब टनल में चलने वाली ये ट्रेन सेवा यात्रियों से हमेशा खचाखच भरी रहती है, इसलिए ये आतंकवादियों का प्रमुख निशाना है। अरे, ट्रैक के बीचों बीच कोई आदमी खड़ा है। ब्रेक लगाओ, इमरजेंसी ब्रेक। ये क्या, कुछ गड़बड़ है, खतरा है, स्पीड बढ़ाओ, उड़ा दो इसे, ये जरूर कोई आतंकवादी हमला है। मेट्रो धड़धड़ाती हुई हमलावर की तरफ बढ़ी, लेकिन अरे, टक्कर नहीं हुई, हमको झटका तक नहीं लगा। शायद वो खतरनाक प्राणी ऐन वक्त पर रास्ते से हट गया होगा। मुझे नहीं, रास्ते से तो तुमको हटना है, क्योंकि मुझे इस सुरंग को खत्म करने का काम सौंपा गया है। एक स्टेशन के बाद इस सुरंग की पटरी खत्म हो जाती है। 5 मिनट के बाद ये मेट्रो ट्रेन आखिरी स्टेशन को पार करती हुई सीधी उस मोटी दीवार से जा टकराएगी, जो इस ट्रैक के अंत में एक अवरोध के रूप में लगाई गई है। एक भयंकर हादसा होगा और इंसान इस सुरंग में आने से भी डरेंगे, और फिर जब इस सुरंग का काम ही नहीं रहेगा तो ये सुरंग अपने आप बंद हो जाएगी और फिर से बन जाएगी उन सांपों का घर, जिनको इंसानों की दखल अंदाजी के कारण यहाँ से हटना पड़ा। इस काम के लिए उनको मिलेगा घर और मुझको मिलेंगे 50 इच्छाधारी गुलाम सर्प। मेट्रो के अंदर वाकई ये ट्रेन सुंदर और साफ सुथरी होने के साथ साथ सुविधाजनक भी है। रोड से हम आते तो इतनी जल्दी घर कभी नहीं पहुंच पाते। चलो, अब अगला स्टेशन हमारा ही है। राज, उठो, स्टेशन आने वाला है, तो ट्रेन की गति कम होने के बजाय और तेज क्यों हो रही है? अरे, स्टेशन तो निकल गया और ट्रेन धीमी होकर रुकने के बजाय और तेज गति पकड़ रही है। कुछ गड़बड़ लगती है भारती, मुझे चेक करना पड़ेगा। ए भाई, ए संभल के भाई। अरे, ड्राइवर और उसका सहायक तो बेहोश पड़े हुए हैं और ट्रेन के कंट्रोल टूटे हुए हैं। इस ट्रेन को मुझे खुद रोकना होगा बाहर जाकर। अरे नागराज, ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँच गया? मैंने जो कहावत सुनी है शायद वो सच है कि नागराज एक साथ 12 जगहों पर मौजूद हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो, इस भारी भरकम ट्रेन को नागराज की शक्ति भी रोक नहीं सकती। अगर नागराज बीच में आया तो ये भी मरेगा। लेकिन नागराज का ख्याल कुछ और था। सबसे पहले मुझे बिजली गुल करनी होगी ताकि ट्रेन को पावर मिलनी बंद हो जाए और इसकी मोटरें थम जाएं। लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन की गति अभी भी इतनी तेज है कि रुकते रुकते भी ये अंतिम अवरोध से टकरा जाएगी। इसलिए मुझे इस ट्रेन को अपनी नाग शक्ति से रोकना होगा। ओफ, अद्भुत शक्ति है नागराज में, लेकिन अगर ट्रेन रुक गई तो मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। इसलिए मुझे नागराज की सांसें रोकनी होगी। नागराज, ओह, मैं समझ गया कि ये काम तुम्हारा ही है, लेकिन मैं ये नहीं समझा कि तुम यहां से भागे क्यों नहीं। मुझसे मार खाने के लिए यहां पर रुके क्यों रहे? आर पार काम पूरा होने के बाद ही पार होता है, ताकि तुम्हारे जैसे मानव के रक्षक उस काम में टांग ना अड़ा सके। आखिर ऐसा काम तुम करना क्यों चाहते हो? सैकड़ों मानव की जान लेकर तुमको क्या मिलेगा? मुझे तो बस 50 गुलाम सर्प मिलेंगे, लेकिन हजारों सर्पों को उनका घर वापस मिल जाएगा। और ये काम तुम सैकड़ों मानव की जान लेकर पूरा करना चाहते हो? ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा नागराज, क्योंकि तुम मुझसे उलझे रहोगे और ये ट्रेन अवरोध से टकरा जाएगी। ये सही कह रहा है। ये अपने शरीर के किसी भी अंग को ठोस बना सकता है और किसी भी अंग को हवा की तरह पारदर्शी।
तुम्हारे वार मुझ पर बेकार है नागराज। अब ट्रेन को बचाने के बजाय अपनी जान बचाने का तरीका सोचो। फिलहाल तो मैं ट्रेन को रोकने का रास्ता सोचूंगा बिजली के इस टूटे तार की मदद से। कर बिजली का मोटा तार मेट्रो के पहियों में उलझता चला गया और झटके खाती हुई ट्रेन रुकने लगी। ये मेट्रो ये नहीं हो सकता। मेट्रो रुक नहीं सकती। अब मेट्रो नहीं चलेगी आर पार, क्योंकि इसको चलाने के लिए पावर चाहिए जो कहीं मौजूद नहीं है। मैं दूंगा इसको पावर। मैं चलाऊंगा इस ट्रेन को अपनी शक्ति से। ओह, ये कंट्रोल पैनल में घुस रहा है और मेट्रो फिर से गति पकड़ रही है। और वो अब ज्यादा दूर नहीं है। जो करना है जल्दी ही करना होगा। अब एक ही उपाय है बस। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सरपरस्तियों में उस काम को पूरा करने की शक्ति हो। गुथी हुई सरपरस्ती के गुच्छे हवा में ऊपर रेंग गए। अब मुझे ट्रेन की गति को फिर से कम करना है। इस ट्रेन को आर पार अपनी शक्ति से चला रहा है, यानी अब इस इंजन पर वार करने का मतलब आर पार पर वार करना है। धड़ाक! मेरा ख्याल सही था। तुम एक ही बार में बेदम हो गए हो आर पार, लेकिन ट्रेन अब औरों से टकराने ही वाली है। आखिरी जीत मेरी ही होगी नागराज। ट्रेन रुकेगी आर पार, सामने देख। ओह, तुम्हारी सरपरस्तियों ने पटरियों को ट्रैक से उठाकर चढ़ाई बना दी है। हाँ, और ट्रेन में अब इतनी गति नहीं है कि ये इस चढ़ाई को चढ़ सके। नागराज, तुम अगर वक्त पर ना आते तो हम सब कभी नहीं बचते। अरे, ये नागराज है, फिल्मी पुलिस नहीं है। पर तुमको इस मुसीबत की खबर कैसे मिली? ये कौन है? इसकी शक्ल तो दिखाओ। आपको सवालों के जवाब बाद में मिल जाएंगे। एक दूसरी ट्रेन आपको यहाँ से ले जाएगी। मुझे फिलहाल इस अपराधी को लेकर कहीं पर पहुंचना है। नागद्वीप पर ये लीजिए महात्मा कालदूत, एक और नाग अपराधी। हालांकि इसने जो अपराध किया है वो किसी और के इशारे पर किया है। अब इससे उस शख्स का नाम पता करना और इसको समुचित दंड देना आपका काम है। ये काम मेरा नहीं है, नाग न्यायालय का है। इसको सजा सिर्फ मुख्य नाग न्यायाधीश ही सुना सकते हैं। नाग न्यायालय, नागाधीश, मैंने इनके बारे में तो पहले कभी नहीं सुना। वो शायद इसलिए क्योंकि तुम अधिकतर वक्त मानव के बीच में बिताते हो। हर अपराधी नाग पर नाग्यालय में मुकदमा चलता है और उसको सजा नाग संहिता के अनुसार ही दी जाती है। नाग संहिता ही हमारा कानून है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है, ना नागद्वीप का सम्राट और ना ही मैं स्वयं। आश्चर्य है, मैं नागाधीश से मिलना चाहूंगा। जरूर नागराज, मैं उनसे मिलने का समय लेकर तुमको सूचित कर दूंगा। वैसे बिसांग कैसा है? पढ़ाई में अच्छे नंबर लाता है या नहीं? बिसांग तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। जब मैं नागाधीश से मिलने आऊंगा तो उसको भी लेता आऊंगा। और किसी गुप्त स्थान पर। उफ, नागराज ने फिर एक बार मुझे मात दे दी है। नागों की नजर में सम्मान पाने का एक और मौका मेरे हाथ से निकल गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, नागराज के रहते तुम कभी सफल नहीं हो सकती। नागराज के पास जो शक्तियां हैं उनसे पार पाना हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। काश नागराज की शक्तियां मेरे पास होती। देव कालजयी के विष की फुंकार, शरीर में इच्छाधारी सांपों को रखने की शक्ति, अपने ही शरीर में सर्प पैदा करने की शक्ति। अगर ये शक्तियां मेरे पास होती तो मैं पूरी दुनिया पर राज कर रही होती। लेकिन ये शक्तियां ना तो तुम्हारे पास है, ना ही तुमको मिल सकती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि नागराज ये शक्तियां तुमको खैरात में दे दे, या फिर कोई नागराज से ये शक्तियां छीनकर तुम्हारे हवाले कर दे। सुझाव तो अच्छा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुमको नागराज से शक्तियां लेने के लिए मेरी मदद चाहिए तो जान हाजिर है, क्योंकि फिर नागराज की जान मेरे लिए हाजिर होगी। खत्म कर दूंगी मैं नागराज को। ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि मैं नागराज की शक्तियां लूंगी और तुम नागराज की जान। पक्का? पर एक बात का ध्यान रखना, किसी को भी इस बात की खबर ना होने पाए, वरना तुम्हारी शक्तियां और मेरी जान नागराज के पास होंगी। किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं होगी। अब तुम सुनो कि तुमको क्या करना पड़ेगा। अक्षरधाम मंदिर से अष्ट धातु की 200 किलो की 5 बेशकीमती मूर्तियों की चोरी हो गई है। इन मूर्तियों की कीमत करोड़ों डॉलर में आंकी जा रही है।
पुलिस इस बात से आश्चर्यचकित है कि हाई सिक्योरिटी वाले मंदिर में चोर ये काम कैसे कर गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मूर्तियां बचाने वाले क्या पॉपकॉर्न खा रहे थे? सेम सेम। तो मुझे ताना मार रही है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इस वक्त दुनिया में लाखों लोग पॉपकॉर्न खा रहे होंगे, पर यहाँ तो पॉपकॉर्न मैं ही खा रहा हूँ और कोई तो यहाँ है नहीं। तेरी सहेली चंडिका भी पॉपकॉर्न खा रही थी क्या? ए देखो, चंडिका का नाम मत लेना, उसके पास और भी बहुत काम है। ओके ओके। वैसे मुझे सपने में तो आ नहीं रहे थे कि अक्षरधाम में चोरी होने वाली है। अगर मुझे जरा सी भी खबर होती तो मैं जरूर जाता। हाँ, आलसी लोग खबर का इंतजार करते रहते हैं। वैसे किसी चिड़िया या किसी कुत्ते ने खबर क्यों नहीं दी? तुम्हारी संगत में रहकर जानवर भी आलसी हो गए हैं। वैसे ये सोचने वाला पॉइंट है, मेरे किसी साथी ने मुझ तक खबर क्यों नहीं पहुंचाई? इस चोरी के बारे में थोड़ी और डिटेल से जानकारी हासिल करनी होगी। पुलिस हेडक्वार्टर में ऐसा नहीं है, हमारी सिक्योरिटी सो रही थी ध्रुव। उन्होंने चोरों को देखा, उनको चेतावनी दी, लेकिन फिर चोर कहां से निकल भागे ये पता नहीं चला। वैसे एक बात तुमको और बता दूं, जो हमने अब तक प्रेस वालों को नहीं बताई है, ताकि हमारी इज्जत बची रहे। इस हेडक्वार्टर में भी कल चोरी का प्रयास किया गया था। वाट? इतनी हिम्मत? कौन था वो चोर? क्या लेने आया था? कल हमने तस्करी के कुछ हीरे पकड़े थे, उनका निशाना वे हीरे ही थे, पर वो चोर सैकड़ों पुलिस वालों की नजर बचाकर अंदर घुसा कैसे? मैं उससे मिलना चाहता हूँ पापा। मिलना तो मैं भी चाहता हूँ, ये पूछने के लिए कि पुलिस हेडक्वार्टर में अंदर कैसे घुसा और किस रास्ते से निकल भागा। निकल भागा यानी आप चोर को पकड़ नहीं पाए? नहीं, पर वो हीरे भी नहीं ले जा पाया। ओ गॉड, अगर ये बात श्वेता को पता चल गई तो? नहीं नहीं, उसको मत बताना, वरना वो बोल बोल कर मेरा जीना हराम कर देगी। उस तक ये बात ना पहुंचे, इसी डर से तो मैंने ये बात प्रेस वाले को नहीं बताई थी। अब उस चोर का और अक्षरधाम वाले चोरों का पता कैसे चलेगा पापा? दोनों ही जगहों पर लगे सिक्योरिटी कैमरों ने चोरों की तस्वीरें खींची है। ये देखो, कल तक ये फोटो पूरे देश के हर पुलिस स्टेशन में लगी होगी। वे चोर हमको चुनौती देकर बच नहीं सकते। ये फोटो मैं रख लेता हूँ पापा, आप एक और प्रिंट निकलवा लीजिएगा। अब तो मुझे भी ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर ये चोर है कौन जो हवा से आते हैं और हवा में ही गायब हो जाते हैं। वे कम खतरे वाली जगहों पर भी आराम से करोड़ों की चोरी कर सकते थे, पर उन्होंने वे जगह ही क्यों चुनी जहां पर पहले से सख्त सिक्योरिटी मौजूद है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि चोरों को मेरे मित्र पशु या पक्षी क्यों नहीं देख पाए? अगर वे देखते तो मुझ तक खबर जरूर पहुंचाते। अभी तो उनको इन चोरों के चित्र दिखाकर इन चोरों को ढूंढने के काम पर लगाता हूं, ताकि एकाएक ये चमगादड़ कहां से आ गए और ये मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? बाल बाल बचा। अब ये चमगादड़ शांत हो गए हैं, शायद ये समझ गए हैं कि मैं इनका दुश्मन नहीं हूं, यानी अब मैं आराम से ये तो फिर से मुझ पर हमला करने लगे। आखिर ये चमगादड़ चाहते क्या हैं? मुझको यहाँ पर रोक कर रखना चाहते हैं। वे उड़कर थोड़ी दूर पर बैठ गए हैं और अब ये थोड़ी देर और उड़कर चले गए हैं और अब वे थोड़ी और दूर पर उड़कर चले गए हैं और फिर वे शांत होकर इधर ही देख रहे हैं। समझा, ये मुझे इशारा कर रहे हैं, ये मुझे कहीं ले जाना चाहते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है तो बात भी कुछ खास ही होगा। राजनगर स्थित फ्रेंच हाई कमीशन के अंदर मौजूद ये बेमिसाल आर्ट गैलरी, इस गैलरी में इस वक्त दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा प्रदर्शन के लिए लाई गई है और प्रदर्शनी के आयोजक इस पेंटिंग की सिक्योरिटी को लेकर एकदम आश्वस्त हैं, क्योंकि एक तो एम्बेसी की कड़ी 3 टियर सुरक्षा और उस पर पेंटिंग के लिए सिक्योरिटी में लगे कमांडो गार्ड्स। यहाँ पर परिंदा तो क्या, मक्खी तक पर नहीं मार सकती। सब ठीक है ना जवान? यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है? नहीं सर, सब दुरुस्त है। सब दुरुस्त नहीं है। ये गंदे जूतों के निशान कैसे हैं? कौन गंदे जूते पहनकर यहाँ आया था? इधर से तो किसी का भी आना जाना सख्त मना है। ओ माय गॉड, सिक्योरिटी अलार्म बजाइए सर।
क्यों, सफाई वालों को बुलाने के लिए? नहीं सर, ये जूतों के निशान सिक्योरिटी वालों के नहीं हैं। व्हाट? यानी यहां पर कोई आया था? कौन आया था? तू तो कह रहा था कि कोई नहीं आया। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं सर कि ये निशान 2 मिनट पहले यहां पर नहीं थे और पिछले 7 घंटों में यहां से ना तो कोई आया और ना ही गया। तो क्या यहां पर कोई भूत आया था? यू आर सस्पेंडेड। जाओ अलार्म ऑन करो। पर मैं तो सस्पेंडेड हूं सर। जाओ। अलार्म की आवाज पूरे एम्बेसी में गूंज उठी। टन। आप सब बाहर जाएं तुरंत, स्टील डोर बंद होने वाले हैं। देखते ही देखते आर्ट गैलरी दर्शकों से खाली हो गई। चलो, आर्ट गैलरी खाली हो गई और स्टील डोर भी बंद हो गए हैं। अब मोनालिसा पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन तुम पर है। तुम कौन हो? अचानक कहां से प्रकट हो गए और तुम बाहर क्यों नहीं गए? जाऊंगा, पर मोनालिसा को ले जाने के बाद। पेंटिंग को हाथ लगाते ही पेंटिंग अदृश्य होने लगी और मोनालिसा यहां पर नहीं है। बाहर जाने और अंदर आने के सारे रास्ते बंद कर दो। किसी भी अजनबी को देखते ही गोली मार दो। फ्रेंच सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है। सच में? ये मुझे कहां ले आए हैं? सामने तो फ्रेंच एम्बेसी है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। लोग भागते हुए बाहर आ रहे हैं। सिक्योरिटी वाले अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं और अलार्म की आवाज यहां तक सुनाई पड़ रही है। मैं समझ गया दोस्तों, तुम जानते हो कि यहाँ पर ऐसी कोई मुसीबत है जिसको मैं ही संभाल सकता हूँ, लेकिन मुझे शक है कि एम्बेसी की सुरक्षा एजेंसीज अपने काम में मुझे टांग अड़ाने देगी। मुझको चुपचाप अंदर जाना होगा और चुपचाप ही गड़बड़ी फैलाने वाले को ढूंढना होगा और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। रेडी? च्यूं। अरे एकाएक चमगादड़ों का ये झुंड कहां से आ गया? ये तो बादलों की तरह हमारे ऊपर मंडरा रहा है। हमारी ड्यूटी चमगादड़ों पर नजर रखने की नहीं है। आदमियों को ढूंढो, वरना हमें भी चमगादड़ की तरह उल्टा लटका देंगे। चमगादड़ों का बादल। ये बादल बेवजह ही नहीं आया था। ये बादल एक आड़ थी। थैंक यू दोस्तों। अब सिक्योरिटी वाले मुझको स्टार लाइन पर चलकर एम्बेसी तक पहुंचते हुए नहीं देख पाएंगे। कुछ ही पलों बाद ध्रुव एम्बेसी के अंदर था। अब बताओ कि मुझको जाना किधर है? उस तरफ। ओके। अरे ये चमगादड़ एकाएक जल कैसे उठा? समझा, यहाँ पर अदृश्य लेजर ग्रिड है, लेकिन अदृश्य ग्रिड को देखने का तरीका मुझे आता है। मुझे सिग्नल फ्लेयर की मदद लेनी होगी। धुएं की परतों को जलाती हुई लेजर ग्रिड की लकीरें अब साफ नजर नहीं आ रही थी। धुएं की परतों को जलाती हुई लेजर ग्रिड की लकीरें अब साफ नजर आ रही थी। तुम लोग लेजर ग्रिड को देख नहीं पाओगे, इसीलिए तुम लोग मुझे देखना, मेरे पीछे पीछे आना। चमगादड़ों की सुनने की शक्ति कमजोर जरूर थी, लेकिन वे ध्रुव की हर एक बात को आसानी से समझ रहे थे और उतनी ही आसानी से ध्रुव अद्भुत कलाबाजी का प्रदर्शन करते हुए उस खतरनाक लेजर ग्रिड को पार कर रहा था। लेकिन ध्रुव द्वारा छोड़े गए धुएं ने एक गड़बड़ भी कर दी थी। धुएं के कारण फायर सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया था। उफ, पानी से फर्श एकदम चिकना हो गया है। ये फायर डिफेंस सिस्टम किसने एक्टिवेट कर दिया है? जिन, सामने देखो, शायद किसी ने ये सिस्टम सोच समझकर ऑन किया है। पानी की फुहारों के बीच में एक अदृश्य आकृति साफ नजर आ रही है और उसके हाथों में पेंटिंग जैसी चीज भी है। फायर नहीं, गोलियों से बेशकीमती मोनालिसा को नुकसान पहुंच सकता है। इसको पकड़ना होगा। मैं जानता था कि मोनालिसा से अच्छा सुरक्षा कवच मुझे मिल ही नहीं सकता। हेलो कंट्रोल रूम, हमने चोर को देख लिया है। वो किसी उपकरण का प्रयोग करके अदृश्य हो गया है। तुरंत थर्मल स्कैनर को भी ऑन कीजिए। गुड आइडिया कैप्टन। थर्मल लेजर में हमको चोर का शरीर साफ दिखेगा, क्योंकि थर्मल लेजर शरीर की गर्मी से चोर को देखेगा। लेकिन अगर चोर निकल भागा तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा ऑफिसर है और कौन चोर? हमारे हर ऑफिसर की यूनिफॉर्म थर्मल स्कैनर पर नीले रंग की नजर आती है, जबकि चोर लाल रंग में नजर आएगा। देखो, दिख रहा है ना? लेकिन वो तो हमारे ऑफिसर्स को पीटकर भाग रहा है। थर्मल लेजर से बचकर ये कहां जाएगा? शायद अपने साथी के पास। साथी के पास? यस, ये देखो, इस स्क्रीन पर एक दूसरी लाल आकृति नजर आ रही है। ये आकृति ध्रुव की थी और अब सुरक्षा गार्ड्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उफ,
तुम मुझे इधर क्यों ले जाना चाहते हो? इधर तो यस, कंट्रोल रूम। समझ गए, चोर का साथी कॉरिडोर नंबर 7 में है, अब वो नहीं बचेगा। गार्ड्स इधर ही आ रहे हैं और इनको मेरी पोजीशंस का पता है, पर कैसे? मैं तो सिक्योरिटी कैमरे की नजर बचाता हुआ यहां तक आया हूं। वो इस दरवाजे के पीछे है, दरवाजे से चिपका हुआ है। शूट टू किल। तड़ 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 गोलियों ने दरवाजे को छलनी बना दिया और खून की धार दरवाजे की दरार से बह निकली। ही इज डेड। तोड़ दो दरवाजा, जरा चोर के साथी की शक्ल तो देखे। पहले दरवाजा टूटा और फिर गार्ड्स के जबड़े। ये तो जिंदा है, सही सलामत। फिर वो खून किसका था? मुझे बचाने के लिए एक और चमगादड़ ने अपनी जान दे दी। पर ये सिक्योरिटी वाले मुझे दरवाजे के पार भी कैसे देख रहे थे? ओह, थर्मल इमेजर, यानी पूरी इमारत की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। थर्मल स्कैनिंग शरीर की गर्मी के माध्यम से किसी को भी ढूंढती है। अब शरीर की गर्मी को मैं कैसे छिपाऊं? ये मुझे थर्मल स्कैनर से देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास इसका भी इलाज है। मुझे थर्मल रेजिस्टेंस लेयर ऑन करनी होगी और वो लेयर थर्मल किरणों को सोखकर मुझे थर्मल स्कैनर से छुपा लेगी। अरे, चोर की इमेज थर्मल स्कैनर से गायब हो रही है और इसके साथी की भी। पर कैसे? चोर ने हाई टेक्निक का सहारा लिया था और ध्रुव ने दिमाग का। बड़ा ठंडा पानी है, लेकिन ये मेरे बदन का तापमान कम करके मुझे थर्मल स्कैनर से छुपा लेगा। अब मुझे गुप्त और तेज रास्ते से चोर तक पहुंचना होगा। जल्दी, ये ठंडा पानी मुझे ज्यादा देर तक थर्मल स्कैनर से नहीं बचा पाएगा। और चोर तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है ये एयर कंडीशनिंग डक्ट। ये डक्ट इस इमारत के हर कोने में फैले हुए हैं। ये मुझको मेरी मंजिल तक पहुंचा भी देंगे और मुझको ठंडा रखकर मुझे थर्मल स्कैनर से भी बचाए रखेंगे। बस 10 कदम और मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैं यानी चोर चकलम मोनालिसा को चुराने वाला चोर बन जाऊंगा। ए भाई, टकराना मत, वरना मेरा भेद खुल जाएगा। ये रास्ता अभी काफी भरा हुआ है, इसके खाली होने तक मैं जरा आराम कर लेता हूं। इस ब्रूम क्लोजेट में, जहां पर झाड़ू पोछे रखे जाते हैं, किसी को सपने में भी मुझे यहां ढूंढने का ख्याल नहीं आ सकता है। हैं? ये चमगादड़ कहां से आ गए? और ये मुझे देख भी सकते हैं, क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से देखते हैं। मैं इनसे छुप नहीं सकता, और ना ही तुम मुझसे छुप सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां पर ये चमगादड़ होंगे वहीं पर तुम भी होगे। तू है कौन जिसको फ्रेंच एम्बेसी की सुरक्षा एजेंसी मिलकर भी नहीं ढूंढ पाई? उसे तू रोकेगा? तुझे तो मैं 1 सेकंड में खत्म कर दूंगा, वरना इतनी आवाजें सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहां पर आ धमकेंगे। जोर का झटका लगे जोर से। अब पंगा मत लेना चकलम चोर से। हाथ भी लगाया तो इस बार राख में बदल जाओगे। ऐसा है तो मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। लकड़ी पर तेरा करंट काम नहीं करेगा चकलम चोर। रुक जा, वहीं रुक जा, वरना मैं इस बेशकीमती पेंटिंग के चित्रे कर दूंगा। अगर ये मेरे हाथ नहीं लग सकती तो किसी के पास भी नहीं रहेगी। अरे वाह, ये धमकी एक बार फिर काम आ गई। इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और तू मुझ पर वार नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे ढूंढ सकने वाले चमगादड़ भी एक एक करके बेहोश हो चुके हैं। अब मैं तुझे। अरे, कहाँ गया? मैं यहां हूं चकलम। अरे अरे, आवाज सामने से आ रही है, पर तू दिख क्यों नहीं रहा है? क्यों? गायब होने का लाइसेंस क्या सिर्फ तेरे पास है? लेकिन उसने तो कहा था कि ऐसा सिर्फ एक ही कॉस्ट्यूम है, और वो कॉस्ट्यूम उसने खुद बनाया है। मुझे गायब होने के लिए कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं है। पीछे भी नहीं है। मैं यहां हूं चकलम। भूत है, ये भूत है। ये तो बिना कॉस्ट्यूम के गायब हो सकता है, और मुझे गायब मतलब अदृश्य रूप में भी देख सकता है। देखूंगा कैसे नहीं। गीले फर्श पर तेरे जूतों के निशान जो दिख रहे हैं। अब मेरा स्टैंड पर चिपकाया गया माइक्रोफोन फिर से काम आएगा। अब जिंदा रहना चाहते हो तो मोनालिसा को नीचे रख दो। रख दिया। चकलम के हाथों से अलग होते ही मोनालिसा फिर से साफ नजर आने लगी, लेकिन चकलम ने अपना मौका ताड़ लिया था। यही मौका है, अब मैं इस भूत से बचकर भागूं। ये तस्वीर संभालने के चक्कर में यहाँ रुक जाएगा और मेरे पीछे नहीं आ पाएगा। खैर, कुछ भी हो, मेरा काम तो हो ही गया। ओए, कौन है?
ब्रूम क्लोजेट का दरवाजा खुला है, कोई इसी से बाहर आया है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। अरे मोनालिसा तो यहाँ पड़ी है, ये यहाँ पर कैसे आ गई? कैसे भी आई हो, थैंक गॉड की पेंटिंग हमको वापस मिल गई। लेकिन लगता है कि चकलम हाथों से निकल गया। एक और हाई फाई चोरी का प्रयास और चोर किसी को नजर नहीं आया। आखिर ये हो क्या रहा है? रहस्यमय चोरियों का कारण ये था, चोर नंबर 1 को ढूंढने की एक प्रतियोगिता। एक दिन बाद $10 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलना चाहिए मैडम। मैं अक्षरधाम से मूर्तियां भी ले आया और किसी ने मुझे देखा तक नहीं। इसका काम तो आसान था मैडम, मेरे जैसा पुलिस हेडक्वार्टर में घुसने का काम करता तो इसको पता चलता। अक्षरधाम में 20 पुलिस वाले थे तो पुलिस हेडक्वार्टर में 500। सही है कि मैं हीरे नहीं ला पाया, पर मैं उन तक पहुंच तो गया था। कॉन्ट्रैक्ट का असली हकदार चकलम है मैडम। आपने मुझसे पेंटिंग चुराने को कहा था, लाने को नहीं कहा था। पेंटिंग तो मैंने सफलता से चुरा ली थी। अगर आप उसे लाने को कहती तो मैं उसे भी ले आता। सटअप 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 सटअप। अक्षरधाम और पुलिस हेडक्वार्टर के सिक्योरिटी कैमरे ने तुम दोनों की फोटो खींच रखी है। वांटेड अपराधी बन चुके हो तुम दोनों सातिर चोर। और तू चकलम बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, जैसे कि मुझे पता ही नहीं कि तू ध्रुव से पिट कर आया है। अरे तेरी ड्रेस में मैंने कैमरा भी फिट कर रखा है। मैं हार गई। 100 चोरों का टेस्ट लेने के बाद मैंने उनमें से इन तीनों को छांटा था, लेकिन ये तीनों भी बेकार और निकम्मे निकले। अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं वो महाचोर जो मेरा काम करते? क्रैकर को याद किया होता तो ये फिजूल की कवायद नहीं करनी पड़ती। मिस किलर, कौन हो तुम? कहा ना क्रैकर ग्रेटेस्ट थीप ऑफ द वर्ल्ड। कुछ दोस्तों से पता चला कि तुम दुनिया का नंबर 1 चोर ढूंढ रही हो। बस मैं तुमको दर्शन देने के लिए ब्राजील से दौड़ा चला आया। लेकिन तुम अंदर कैसे आ गए? इस हवेली के बाहर 15 गार्ड तैनात हैं। 4 मेन डोर पर हैं, 11 कॉरिडोर में हैं। पहली मंजिल पर 7 गार्ड तैनात हैं। पूरी हवेली में 27 खुफिया कैमरे लगे हैं। यहाँ से भागने के लिए 4 खुफिया रास्ते हैं। और बस पूरी पोल मत खोलो, हम तुमसे बहुत प्रभावित हुए हैं। इतने गार्ड, कैमरों और सिक्योरिटी सिस्टमों को चकमा देकर मेरे इस हॉल तक पहुंचना मामूली काम नहीं है। लेकिन तुम ये कैसे साबित करोगे कि तुम चोरों के चोर हो? बेस्ट चोर। तुम्हारी लैब से वे सारे गैजेट चोरी करके जो तुमने उन 3 छोटे मोटे चोरों को दिए थे और जिनके दम पर चोरी करके वे अपनी काबिलियत का दम भर रहे थे। हंस क्यों रही हो मैडम मिस किलर? इस हवेली में घुसकर यहाँ तक पहुँचना एक मुश्किल काम जरूर है मिस्टर क्रैकर, लेकिन मेरी लैब में घुसकर चोरी कर पाना असंभव काम है। मेरी लैब तक जाने वाले एकमात्र कॉरिडोर में इलेक्ट्रिक सॉकर फिट है, लेजर ग्रिड फिट है, कॉरिडोर को हिलाने वाला क्वेकर लगा है। लैब के दरवाजे में 1200 वोल्ट का करंट दौड़ता है। उसमें 3 अलग अलग सिक्योरिटी अलार्म लगे हैं। 25 लीवर वाले 4 इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे हुए हैं। दरवाजे के ठीक अंदर लेजर गाइडेड मशीन गन लगी है, वो भी 4-4। और मेरे सारे गैजेट मेरी वेसन की सेफ में रखे रहते हैं। उस सेफ के दरवाजे को ना कोई काट सकता है, ना गला सकता है, और उसके लॉक सिस्टम को मेरे अलावा कोई नहीं खोल सकता, खुद वेसन वाले भी नहीं। और ऐसी सेफ के अंदर रखे हैं आपके ये सारे गैजेट। यही है ना? व्हाट? ये तो, पर कैसे? अमेजिंग, आई कांट बिलीव। तुम तो यस, तुम सचमुच नंबर 1 चोर हो मिस्टर क्रैकर। मिस किलर तुमको देती है $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। इतने पैसे? वाओ! लेकिन मुझे इतने पैसे के लिए करना क्या होगा? समय आने पर वो भी पता चल जाएगा। तो जब समय आएगा तो मुझे मोबाइल मार देना, तब तक क्रैकर खाली नहीं बैठ सकता। इंडिया आया हूं तो 1-2 फटाफट चोरियां भी कर लेता हूं, नया एक्सपीरियंस होगा। और आखिरी भी, इंडिया आए हो तो टूरिस्ट बनकर घूम फिर लो। इंडिया की निगरानी नागराज, ध्रुव और डोगा जैसे ब्रह्मांड रक्षक सुपर हीरोज करते हैं। मेरा काम करने से पहले इंडियन जेल की सैर पर मत चले जाना। ओके, थैंक्स फॉर एडवाइस। क्रैकर टूरिस्ट बनकर ही इंडिया में घूम लेगा। इस महाषड्यंत्र का एक भाग तो सफलतापूर्वक पूरा हो गया था और दूसरे भाग की शुरुआत होनी थी।
हाँ मैडम, आप बता सकती हैं कि मिस्टर नागराज कहाँ पर मिलेंगे? पूरा नाम बताएगा धिकड़ा। नागराज सिंह है, नागराज शर्मा है। अच्छा छोड़, पता बता दे। जी मैं सुपर हीरो नागराज की बात कर रहा हूँ। वो जो कलाइयों से सांप छोड़ते हैं ना, वही। ओ, अपना वाला नागराज धिकड़ा। उसका एड्रेस तो कोई है ही नहीं। होएगा तो अपन जानता नहीं। मैं क्या नागराज किधर को रहता, यह कोई नहीं जानता। तो फिर नागराज मुझे मिलेगा कैसे? देख, मैं तेरे को एक सीधा सा रास्ता बताता है। जिधर क्राइम होएगा, प्रॉब्लम होएगा, उधर इमिडिएटली पहुंच जाने का, वेट करने का। नागराज 2 सेकंड में उधर आएगा, देन यू मीट हिम। ठीक है, ऐसा है तो फिर ऐसा ही होगा। थैंक यू मैडम। हालांकि यह नियमों के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी मेरा पहला काम नागराज तक पहुंचना है और इसके लिए मुझे कोई भी रास्ता अपनाने की छूट दी गई है। कंदू सर्प विध्वंस कर। एक विशाल बैटरिंग वॉल की तरह कंदू सर्प ने महानगर पर धावा बोल दिया और टिप्पे खाकर टकराते गेंद की तरह कंदू सर्प का अगला निशाना क्या होगा, यह बता पाना असंभव था। भैया, ये क्या है भैया? पता नहीं बिट्टी, बस भाग, ये तो इधर ही आ रही है भैया। धम। लेकिन कंदू सर्प जमीन से टकराया, लेकिन अरे, कंदू सर्प टिप्पा खाकर अपने अगले निशाने के लिए उछला क्यों नहीं? विध्वंस फैलाता रह कंदू सर्प, वरना नागराज कैसे आएगा? आ गया, यही है नागराज। थैंक यू नागराज, तुमने हमें बचा लिया, वरना मम्मी हमें बहुत डांटती। तुमको तो मैंने बचा लिया, लेकिन इस मुसीबत को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। नागराज की अद्भुत नाग शक्ति के सामने कंदू सर्प की कुंडलियां गोल नहीं रह सकी। कंदू सर्प को नागराज ने कच्चे धागे की तरह खोल डाला और अब ये गांठ तेरे शरीर में तब तक लगी रहेगी जब तक तू ये नहीं बताता कि तू है कौन और ये तोड़फोड़ क्यों कर रहा था। ये जो भी कर रहा था मेरे कहने पर कर रहा था और ऐसा करने का मेरा एकमात्र कारण तुमको बुलाना था। तुम कौन हो और क्या चाहते हो मुझसे? तुमको अपने साथ ले जाना चाहता हूं। मैं सम्मन लेकर आया हूं। तुमको नागाधीश के समक्ष प्रस्तुत होना है। नागाधीश के समक्ष? शायद उनको आर पार सर्प का फैसला करने के लिए मेरी गवाही की आवश्यकता है, परंतु सम्मन भेजने का ये तरीका गलत है। फिर भी मैं तैयार हूं। इस विध्वंस का कारण मैं नागाधीश से स्वयं ही पूछ लूंगा। ठीक है नागराज, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगे, लेकिन कानून के अनुसार मैं बंदी बनाने से पहले तुमको बता दूं कि बंदी, तुम मुझे बंदी बनाने आए हो? हाँ नागराज, तुम पर नाग शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप है। अपने ऊपर लगे आरोपों को मान लो और नाग शक्तियों का त्याग करके मेरे साथ बंदी बनकर नागाधीश के समक्ष चलो। मैं समझ गया, ये कोई षड्यंत्र है और तुम मुझे नागाधीश का नाम लेकर बहका रहे हो ताकि मैं बंदी बन जाऊं और मेरे दुश्मन मुझे आसानी से खत्म कर सके। ऐसा नहीं होगा। तुम समझ नहीं रहे हो नागराज, मैं नागाधीश का सेवक पास सर्प हूं और नागाधीश ने मुझको जिन शक्तियों को देकर भेजा है उससे कोई भी नाग या नाग शक्ति धारक बच नहीं सकता। ये कहानियां सुनकर मेरा मनोबल नहीं गिरेगा पास सर्प। इतना तो मुझे पता है कि आर पार सर्प को किसी और ने भेजा था, शायद उसी ने तुमको भी भेजा है, और वो है कौन ये नागराज तुमसे जानकर ही रहेगा। तुम जिस आर पार सर्प की बात कर रहे हो उसको उसकी करनी का दंड मिल चुका है, लेकिन तुम्हारे अपराध का फैसला होना अभी बाकी है। इसलिए प्रतिरोध करना बंद करो और चुपचाप बंदी बनकर मेरे साथ चलो। नागराज जहां भी जाता है अपनी मर्जी से जाता है। ये नाग भी नाग संहिता के कानून से बंधे हुए हैं। ये नाग संहिता के रक्षकों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। अगर मेरे नाग तुमको हानि नहीं पहुंचा सकते हैं तो तुम्हारे खुद के नाग पहुंचाएंगे। तूने अपने ही स्वामी को चोट पहुंचाई नाग। जा, नागाधीश के पास जा और अपनी सजा भुगत। अरे, ये नाग तो लुप्त हो गया। ऐसा मैं हर नाग के साथ कर सकता हूं, पर तुम मानो नाग हो, इसलिए तुम पर ये शक्तियां काम नहीं करेंगी, वरना तुमको न्यायालय में बुलाने के लिए मुझे स्वयं नहीं आना पड़ता। नागाधीश की शक्ति से मैं तुमको बंदी बनाता हूं नागराज।
अरे कहाँ गया? बंदी गृह तो खाली है। मैं यहाँ हूँ और अब तुम्हारी शक्ति का केंद्र ये दंड मेरे पास है। अच्छा, तो तुम्हारे पास गायब होने की शक्ति भी है, लेकिन ये दंड ज्यादा देर तक तुम्हारे पास रह ही नहीं सकता। ये सही कह रहा है, दंड अपने आप इसकी तरफ खींचता जा रहा है। मैं इसको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर दंड इसके पास पहुंच गया तो मैं बचूंगा नहीं। मुझे दंड को इससे दूर करना ही पड़ेगा, और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है। ये तूने क्या किया नागराज? पृथ्वी की कक्षा में घूमते उपग्रहों के पास भेज दिया है। अब वहां से दंड को बुला सकते हो तो बुला लो पासनाग, और ये काम तुम होश में आने के बाद आराम से कर सकते हो। फू ये विष, ऐसा विष तो किसी भी नाग के पास नहीं है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।